सो तो हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एसआरएम लेक्चर्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बच्चे, हम जो इस टॉपिक पे अभी बात कर रहे हैं वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन था हमारा सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो कोरोनरी आर्टरी का ही एक डिसऑर्डर है जिसमें कहीं ना कहीं अर्थरोस्क्लेरोसिस का डिपोजिशन हो जाता है हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज है उसकी जो इंटमा है वहां पे, उसकी जो इनर लाइनिंग पे, जिसकी वजह से ल्यूमेंस नैरो हो जाते और नैरो ल्यूमेंस की वजह से कहीं ना कहीं जो मायोकार्डियल का परफ्यूजन है वो लो हो जाता, स्लो डाउन हो जाता, कम हो जाता। और कम होने की वजह से वहां पे कहीं ना कहीं अंजाना पैक्टोरिस इस्चेमिक कंडीशंस डेवलप होता और अंजाना पैक्टोरिस एमआई की कंडीशंस डेवलप होती है। कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा आगे बढ़ के और आगे चल के कार्डियक फेलियर तक हो सकता है। और अगर यूं बोले तो आगे बढ़ के अगर ये कंडीशन और वर्स्ट होती है तो कार्डियक डेथ तक पहुंच सकते हैं। मतलब सीएडी क्या है? तो सर शुरुआत है, इनिशिएशन है किस चीज का? तो सीएडी इज अ इनिशिएशन ऑफ डेथ, है ना। सो इन सब बातों को हमने अब तक पहले प्रीवियस पार्ट में हमने की है ना। तो चलो एक थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं कि हमने सबसे पहले तो हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होता है इसके बारे में हमने जाना। तो हमने ये देखा कि ये कैरेक्टराइज्ड बाय कोरोनरी अर्थरोस्क्लेरोसिस। क्या है अर्थरोस्क्लेरोसिस? तो abnormal deposition of fat, lipid, cholesterol and fibrous tissue in the lining of the atrial walls। कुछ यूं ऐसा कुछ फैक्टर्स हमें देखने को मिलता है जहां पे कहीं ना कहीं ये जो हमारा आर्टरीज थी, आर्टरीज के 3 वॉल, बाहर वाले को हमने ट्यून का एडवेंसिया बोला, बीच वाले को हमने ट्यून का मीडिया बोला और अंदर वाले को हमने ट्यून का इंटमा बोला। इसी के ऊपर हमारी एंडोथेलियल सेल्स थी, एंडोथेलियल लेयर्स मौजूद थे। और यहाँ पे अगर कुछ ऐसा डिपोजिशन होता है अब नॉर्मल फैट का, लिपिड का, कोलेस्ट्रॉल का ऊपर से, तो ये पाथवे नैरो होता और नैरो पाथवे कहीं ना कहीं क्या करवाता है? तो सर मायोकार्डियल का जो ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको कम करवाती है। ब्लड फ्लो को कम करवाएगा तो ब्लड जैसे ही कम पहुंचेगा तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन भी कम पहुंचेगा। तो ऑक्सीजन की लेवल क्या हो जाएगी सर? मायोकार्डियल तक नहीं पहुंच पाएगी। मतलब मायोकार्डियल की परफ्यूजन कम होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, मतलब डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं मिल रही थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं वहां इस्चीमिया डेवलप हुआ। मतलब और अगर और आगे बढ़ करके वहां पर नेक्रोसिस होगा, मतलब मायोकार्डियल इंफार्क्शन की केस देखने को मिलेगी और हो सकता है कि बस्ट कंडीशन में कार्डियक फेलियर, कार्डियक डेथ तक हो जाए। जिससे रिदमिया भी होगा, कार्डियक आउटपुट कम होंगे, कार्डियक फेलियर होगा और कार्डियक डेथ हो सकती है पेशेंट की अगर ये ट्रीट ना किया जाए तो। ऐसी कुछ हमारी एंटीरियर और पोस्टीरियर हार्ट का ये डायग्राम था। ऐसी कुछ हमारी आर्टरीज होती है जिसको हम राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज में हम डिवाइड करते हैं। ये पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द हार्ट है, ये हमारा इधर से राइट वेंट्रिकल है और ये राइट कोरोनरी आर्टरी से हम मौजूद है। ये हमारा लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, ये हमारा राइट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है ना। ये हमारा लाडा है, इसके बारे में भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात की है इन सब चीज के बारे में। इसके बाद हमें कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में हमने देखा था कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है, क्या कुछ ऐसा सिनेरियो बन सकता है अगर इसको हम ट्रीट ना करें तो जो मेजर वाला था उसके बारे में हमने डिस्कस की थी। क्या फटीग हो, वीकनेस हो, ये सब चीज तो होगा ही। बस जो आपको जो यहाँ आए हो आप कुछ ऐसा सीखने के लिए जिसको आप याद रख सको, है ना। तो वो तो आप पेज भरने के लिए वो आप देख ही लेते हो, जैसे डिजीनेस होगी, फटीग होगा, वीकनेस होगा, वो सब चीजें भी होगी। लेकिन जो मेजर फैक्टर्स थे हमने उसको यहाँ पे एलेबरेट करने की कोशिश की है। ये हमारा हाइपरटेंशन हो सकता है, अंजाना पैक्टोरिस हो सकता है, एमआई हो सकता है, डिसरिथमिया, कार्डियक आउटपुट का कम होना, कार्डियक फेलियर हो जाना और कार्डियक डेथ होना, ये कुछ फैक्टर्स बन सकते हैं अगर सीएडी का केस है और आगे जाकर के वो केस कहीं ना कहीं और वर्स्ट होता है और बुरे कंडीशन में पहुंचता है तो। क्लियर है? अब कुछ हमने रिस्क फैक्टर्स की बात की थी। रिस्क फैक्टर्स में हम क्या देख रहे थे? रिस्क फैक्टर्स में हमने 2 तरीके का रिस्क फैक्टर्स के बारे में पढ़ा। एक तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, दूसरा हमारा नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स के बारे में हमने जाना। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, वैसे रिस्क फैक्टर्स की बात हो रही है यहाँ पे जो मॉडिफाई ना किया जा सके, जो नेचुरल हो, जो आपको गॉड गिफ्टेड हो, जो आपको ऊपर वाले भगवान की मर्जी से आपको दी गई हो। लाइक योर जेनेटिक फैक्टर्स, आपके मदर फादर से आपको मिला, आप अपने जेनेटिक फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते, आप अपने जेनेटिक मेकअप्स को चेंज नहीं कर सकते, अपने जीन्स को, अपने क्रोमोसोम्स को चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये आपका एक हो सकता है कि एक फॉल्टी जीन का ट्रैवल हो और उसकी वजह से आपके अंदर ये देखने को मिल सकता है। पहले से अगर फैमिली हिस्ट्री में ऐसा कुछ केस मौजूद हो तो एज की हमने बात की कि 35 टू 45 ईयर मेंस के लिए थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिकल टाइम माना जाता है और अगर 65 के अबव है तो फीमेल्स भी फिर इक्वलाइज हो जाती है दोनों। फिर फीमेल्स हो या मेल हो, दोनों
बराबरी दोनों के साथ ट्रीट किया जाएगा। सेक्स की भी बात की थी कि 35 या 45 के बीच के जो मेन है उनके अंदर ये केसेस कुछ ज्यादा देखने को मिलते, और 65 ऊपर ईयर से ज्यादा कुछ फीमेल्स हैं उनके अंदर भी ये कुछ केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं, कुछ रेसेस में भी देखने को मिलते हैं। अब जो कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स थे जिसको हम मॉडिफाई कर सकते थे, उसमें जो पहला रिस्क फैक्टर्स था हमारा वो था कौन था हमारा, वो था हमारा ओबेसिटी। क्या थी हमारी ओबेसिटी, या यूं बोले तो हाइपरलिपिडीमिया, जिसमें क्या हो रहा था, तो सर कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा था कि हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा हो, एचडीएल कम हो जा रहा हो, मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की हम बात कर रहे हैं, लो डेंसिटी जो लिपोप्रोटीन है उसका लेवल इंक्रीज हो गया, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसका भी लेवल बढ़ गया, और कोलेस्ट्रॉल का भी लेवल बढ़ गया। तो ऐसा कुछ केसेस अगर देखने को मिलता है हाइपरलिपिडीमिया का, ओबेसिटी का, तो भी कहीं ना कहीं ये हो सकता है। तो ये हो कैसे सकता है, तो चलो अब आए हो तो फिर से रिकैप में एक और बात हम कर ही लेते हैं, कुछ रिकैप में कुछ और नया सीख कर जाओ, शायद ये प्रीवियस उसमें छूट गया हो, या फिर मैं बताना भूल गया हूँ, या इम्पोर्टेंट उतना तुम्हारे इससे रिलेटेड नहीं था। तो अब समझिएगा मेरी बात कि क्या होता है यहाँ पे। अब आए हो तो ये सीख के ही जाओ, ज्ञान की बात। होता क्या है बच्चे कि एलडीएल का काम क्या है, और एचडीएल इज कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं, और एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं? क्या है गुड कोलेस्ट्रॉल और क्या होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, समझिएगा। एलडीएल करता क्या है, एलडीएल अपने ऊपर बाइंड करके ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है कोलेस्ट्रॉल के लिए। ये डिफरेंट ऑर्गन, डिफरेंट सेल, डिफरेंट टिश्यू तक किसको कैरी आउट कर देता है, कोलेस्ट्रॉल को। किसको, कोलेस्ट्रॉल को। कौन पहुंचाता है, ये एलडीएल है। एलडीएल के ऊपर ही बैठ करके कोलेस्ट्रॉल, कहीं ना कहीं समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि एलडीएल के ऊपर ही बैठ करके कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल मूव करती है आपकी बॉडी में। क्यों, क्योंकि आपकी ब्लड तो किसका है, वाटर का बना है, और कोलेस्ट्रॉल कहीं ना फैट सॉल्युबल है। तो फैट और वाटर का क्या मिक्स हो सकता है, सर थोड़ी दिक्कत है यहाँ पे कि दोनों की मिक्सिंग नहीं हो सकती। तो इसको मिक्सिंग करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या होगा, तो सर ये एक फैक्टर आता है जिसको हम बोलते हैं एलडीएल। एलडीएल ही इसको क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करवाएगा, किसको, कोलेस्ट्रॉल को अपने ऊपर बैठाएगा, और ये समझिए कहीं ना कहीं एक गाड़ी की तरह एक ये ड्राइवर बनेगा, अपने पीछे पैसेंजर्स को बिठाएगा और लेकर के निकल देगा। कहां तक, सर जो भी डिमांड है, जहां भी जो भी आपकी ऑर्गन है, सेल है, टिश्यू है, वहां तक लेकर के निकल देगा। लेकिन ये क्या करता है, ये बस यहां तक लेके गया और यहां ले जाकर के छोड़ दिया। यहां ले जाकर के ये क्या करेगा, बस छोड़ देगा। अब जो भी आपकी यहां पर जो पहुंच गई, अब इसको वापस से लेकर के लीवर तक जाने का काम कौन करता है, ये आपका फॉर एग्जांपल, ये अगर आपका लीवर है तो यहां तक लेकर के आने का काम कौन करता है, ये एचडीएल काम करता है। मतलब जो भी यहाँ पे जो भी कोलेस्ट्रॉल मौजूद है, उन कोलेस्ट्रॉल को वापस से लिवर में तक लेकर आने का काम कौन करेगा, आपका एचडीएल ही करता है। तो अब समझिएगा मेरी बात कि फॉर एग्जांपल ड्यू टू द एनी काउजेस, आपकी जो ये इनर लाइनिंग है आपकी आर्टरीज की, यहाँ पे अगर डिपोजिशन होता है कहीं ना कहीं किसका, फैट का, लिपिड का, कोलेस्ट्रॉल का, तो यहाँ तक लेकर कौन आया होगा, सर एलडीएल ही लेकर आया होगा। अगर आपके बॉडी में एचडीएल का लेवल ज्यादा होता तो इसको कहीं ना कहीं क्या करता, ये यहाँ से निकालता और लेकर के पहुंच जाता लीवर तक, तो यहाँ पे ये तो खत्म हो जाता, यहाँ से इसको हटा दिया जाता। क्यों, क्योंकि ये तो सबको लेकर पहुंच गया कहां तक, लीवर तक। बट आपकी बॉडी में एचडीएल की संख्या कम है, ये मैं आपको समझने के लिए इजी वे में मैं बता रहा हूँ। एचडीएल की संख्या क्या है, कम है, तो वापस से वहां से लेकर नहीं आ पाया, तो वापस से जो ले जाने वाली गाड़ी थी वो कम थी, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप एक डेस्टिनेशन पे आपको जाना हो, तो जाने के लिए काफी ट्रांसपोर्टेशन है, वापस आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की थोड़ी कमी हो जाती है, तो क्या हो जाएगा सर, रश हो जाएगा वहां पे वापस आने में, ऐसा ही कुछ होता है। तो फिर रस हो गया ना, कहां पे सर, ये जो पोर्शन है इस एरिया में रस हो गया, भीड़ हो गई। किसकी भीड़ हो गई बच्चे, लिपिड की, फैट की, कोलेस्ट्रॉल की, इस सब की भीड़ हो गई यहाँ पे, जिसको आपने अर्थरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। इसी वजह से हम एचडीएल को बोलते हैं दिस इज द गुड कोलेस्ट्रॉल। ये क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो ये क्या करता है, ये जो जितने भी फैट लिपिड हैं, जो कोलेस्ट्रॉल्स हैं, इस कोलेस्ट्रॉल को कहीं ना कहीं वापस लेकर आता है आपके लीवर तक। अब सर अब लीवर क्या करेगा, तो बच्चे जिसको जो यूज करने लायक चीजें हैं उसको लीवर यूज कर लेता है, बाकी को एक्सक्रीट करवा देता है बॉडी से। तो ये भी एक फैक्टर है जो आपको जानना चाहिए था। मुझे लगा कि शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको भी इस बातों को जानकारी होनी चाहिए, तो ये भी ले रख लो इसको भी। चलिए, तो इसकी बात हम कल कर चुके, प्रीवियस क्लास में सॉरी कर चुके हैं। इसके बाद जो बात आती है वो है डिस्लिपिडीमिया। डिस्लिपिडीमिया क्या है, तो सर ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना 150 से ऊपर, एचडीएल को कम हो जाना। अगर आप फीमेल हो
वुमेन हो तो 50 mg पर डीएल से, और अगर आप मेन हो तो लेस देन 40 mg पर डीएल से कम हो जाना डिसलिपिडीमिया का केस बनता है, डिसलिपिडीमिया कहलाता है, और इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं डिपोजिशन की चांसेस बढ़ जाती है। क्लियर है? इस डायग्राम को भी हमने कल समझा था कि क्या समझा था इसमें कि सर प्रीवियस क्लास में हमने इसकी भी डिस्कशन की थी कि कोई बंदा है जो हाई कोलेस्ट्रॉल फूड ले रहा है, स्टमक में गया, यहाँ पे उसका प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होकर के कुछ लिपोप्रोटीन ग्लोब्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, है ना, कुछ ग्लोब्यूल्स यहाँ पर ग्लोब्यूल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, और ये ग्लोब्यूल्स अब कहाँ जाएगा, तो सर आपकी लिवर में जाएगा, यहाँ जाकर के रीप्रोसेस्ड होगा, लिवर में जाकर के क्या होगा, रीप्रोसेस्ड होगा, और रीप्रोसेस्ड के बाद लिपोप्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, जिसमें ये सब भी बनता है, और ये सब बन करके अब जो एलडीएल है ये वापस से कोलेस्ट्रॉल को लेकर के कहां पहुंच गया, ये यहाँ पे आकर के जमा हो गया और कुछ फोमी सेल्स का स्ट्रक्चर किया, लिपिड की भरमार हो गई यहाँ पे, और जिसको आपने क्या बोल दिया, तो सर उसी को हमने ये बोला कि सर ये यहाँ पे प्लाक का फॉर्मेशन है। किसकी फॉर्मेशन है? प्लाक का फॉर्मेशन है। और माइक्रोफेजेस क्या करता है, तो माइक्रोफेजेस कहीं ना कहीं इंजेस्ट कर जाता है उस लिपिड को, और खूब खा पी के खूब मोटा होकर के बैठ जाएगा आपके, और ये फोमी सेल्स का क्रिएशन करेगा, जिसकी वजह से आपकी जो ल्यूमन है वो कुछ इस तरीके से दिखने लगेगी, इस तरीके से दिखने लगेगी। तो कहीं ना कहीं पाथवे को क्या कर दिया इसने, नैरो कर दिया। एक और फैक्टर्स थे, रिस्क फैक्टर्स में हम इसकी भी बात कल कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, क्या होता है, तो सर फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर सर इस इनएक्टिविटी को सर अगर किसी भी तरीके से हम इस इनएक्टिविटी को सर एक्टिविटी में बदल दें, किसमें बदल दें बच्चे, एक्टिविटी में बदल दें, तो सर जैसे ही इसको हम एक्टिविटी में बदलेंगे तो सर ये ट्राइग्लिसराइड की मैनेजमेंट हो जाएगी, ट्राइग्लिसराइड का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब वेट रिडक्शन हो जाएगा, इंक्रीज बाई फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने से वेट का क्या होगा, रिडक्शन होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा सर, एचडीएल बढ़ेगा, और क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम होगा। ये भी हम कुछ बात किए थे, जिसके बारे में हमने इसके डिस्कशन पहले हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। 30 मिनट ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग या मॉडरेट एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, हाँ, लेकिन रेगुलर होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक्सरसाइज रेगुलर है लेकिन मॉडरेट है। फिजिकल एक्टिविटी क्या कर सकता है, तो एचडीएल के लेवल को बढ़ा सकता है और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम कर सकता है। चलिए ठीक है। उसके बाद अगर कोई फिजिकल इनएक्टिव है तो ये सभी सिनेरियोस उसके अंदर नहीं होंगे, तो खाया और सोया रहा। क्या कर रहे हो आप? खा रहे हो, फूड को कंज्यूम कर रहे हो और खा करके सो रहे हो, तो क्या हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, और बढ़ने की वजह से एचडीएल कम हो रहा है, और फिर से वही सिनेरियो बन रहा है, डिपोजिशन हो रहा है कहीं ना कहीं। क्लियर है? चलिए, और क्या हो रहा है, और खा भी क्या रहे हो, सिर्फ पैक्ड फूड खा रहे हो, जिसकी बात भी हमने की है प्रीवियस क्लास में, क्या पैक्ड फूड ले रहे हो, पिज्जा बर्गर ले रहे हो, चीज ले रहे हो, एक्स्ट्रा चीज डाल के पैक्ड फूड खा रहे हो, फ्राइड फूड खा रहे हो, समोसा खा रहे हो, तो ये तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी ही, डिपोजिशन तो होगा ही होगा। फिर हमने कुछ हैबिट्स की भी बात की थी। हैबिट्स में स्मोकिंग, अल्कोहल, टबैको, पान मसाला, क्या है इसमें सर, कहीं ना कहीं इसमें निकोटीन है। निकोटीन क्या कर सकता है, कितना घातक हो सकता है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात कर चुके हैं। अगर जो अभी आकर के ज्वाइन किए हैं वो थोड़ा बैक करके, या अगर आप ये जो फर्स्ट पार्ट था इसका, उस फर्स्ट पार्ट में आप जाकर के इसको देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। तो ये चलिए, फिर डायबिटिक मेलाइटिस की हमने बात की। डायबिटिक मेलाइटिस क्या कर सकता है, तो बच्चे डायबिटिक मेलाइटिस कहीं ना कहीं वैस्कुलर ब्लड की विस्कोसिटी को बढ़ाता है। ब्लड के शुगर लेवल की इंक्रीज हो जाने की वजह से क्या होगा, तो सर शुगर लेवल ही बढ़ गया। शुगर लेवल अगर इंक्रीज हो गया तो क्या हो गया सर, विस्कोसिटी अब ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्यादा विस्कोसिटी है, और ज्यादा विस्कोसिटी की वजह से ब्लड का जो फ्रिक्शन है वो हमारी आर्टरी वॉल पे ज्यादा लगेगी, और जिसकी वजह से वैस्कुलर इंजरी देखने को मिलेगी, और वैस्कुलर इंजरी कहीं ना कहीं थ्रोम्बोसिस करवा सकती है। क्या करवा सकती है? थ्रोम्बोसिस। और दूसरा, हमारा ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। ये दो फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं अगर डायबिटिक मेलाइटिस का केस है तो। क्लियर? चलिए, इसके बाद हम बात करने वाले हैं किसका, इसके बाद बच्चे हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन का। किसके बाद बात करने वाले हैं? हाइपरटेंशन का। हाइपरटेंशन क्या कर सकता है, अब समझिएगा मेरी बात। यहां से हम वापस से इस क्लास की शुरुआत करते हैं। हाइपरटेंशन क्या क्रिएट कर सकता है, हालांकि थोड़ा सा आई थिंक मैंने प्रीवियस क्लास में भी इसके बारे में भी हम लोगों ने बात की है, पर फिर से इसको शुरुआत करते हैं कि हाइपरटेंशन क्या कर सकता है। तो हाइपरटेंशन क्या है बच्चे, तो एक सर सिनेरियो है जिसमें ब्लड प्रेशर 140/90। तो क्या 140/90 भी खतरनाक है? हाँ, खतरनाक तो है हाइपरटेंशन, यहां तक सुधार लिया जाए तो अच्छी बात। बट अगर केसेस और बिगड़े, मतलब ये जो प्रेशर है ये और बढ़े, 190, 200 तक अगर जाता है तो क्या होगा, तो समझना मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल, ये है आपका ल्यूमन, ये आपकी आर्टरी, ये आर्टरी में क्या हुआ सर, ब्लड आ रहा था,
कौन क्रॉस कर रहा है इससे, कौन ट्रेवल हो रहा है, कौन जा रहा है सर, ब्लड आ रहा है। कौन जा रहा है, ब्लड जा रहा है। अब ब्लड जा तो रहा है, ब्लड जा तो रहा है, बट हो क्या रहा है हाइपरटेंशन वाले केसेस में, सर हाइपरटेंशन वाले केसेस में ये हो रहा है कि इस आर्टरीज पे ब्लड का जो फोर्स है, ब्लड का जो प्रेशर है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा लग रहा है। यही तो होता है ना प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है, जो भी अमाउंट ऑफ प्रेशर हमारी एट्रियल वॉल्स पे पड़ते हैं उसी को तो हम प्रेशर बोलते हैं, जिसको आप सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक में पढ़ते हो, है ना। कितना रिलीज हुआ वो डायसिस्टोलिक, जितना जोर से प्रेशर लगा उसको सिस्टोलिक बोलते हैं। कितने फोर्स से ब्लड आपके हार्ट से बाहर निकला, तो ज्यादा फोर्स से अगर निकला यहां से तो ज्यादा ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया आपके आर्टेरियल वॉल पे, है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, तो सर इसकी वजह से ये हुआ कि सर स्ट्राइक ज्यादा लगा। कहां पे बच्चे, स्ट्राइक ज्यादा, स्ट्राइक ऑन वेसल्स ज्यादा हो गया। वेसल्स, इंक्रीज स्ट्राइक ऑन वेसल्स, वेसल्स पे सर स्ट्राइक ज्यादा लगा ड्यू टू इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर ज्यादा होने के कारण इंक्रीज वेसल्स है, उस वेसल्स पे ज्यादा स्ट्राइक लगा। अब इसकी वजह से क्या हो गया, अब ज्यादा स्ट्राइक लगा तो सर वैस्कुलर इंजरी होने के चांसेस हैं। वैस्कुलर इंजरी हो गया सर, यहाँ पे वैस्कुलर इंजरी के चांसेस बन गए। अब ये इंजरी जो हो रही है, अब ये वैस्कुलर इंजरी की वजह से क्या होगा, तो सर अब समझिए मेरी बात बच्चों कि यहाँ पे क्या हुआ, अब ज्यादा स्ट्राइक लगा जिसकी वजह से आपकी जो आर्टरीज है, इस आर्टरी का जो ल्यूमन है, इसकी जो इनर लाइनिंग है, जो यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स मौजूद हैं, इस एंडोथेलियल सेल्स में कहीं ना कहीं वैस्कुलर इंजरी हो गई। क्या हो गई, वैस्कुलर इंजरी क्रिएट हो गया, वैस्कुलर इंजरी क्रिएट हो गया। अब ये वैस्कुलर इंजरी क्या करवाएगा, तो सर अब ये वैस्कुलर इंजरी अट्रैक्ट करेगा हमारे इंफ्लामेटरी मेडिएटर्स को, आओ और हमको ठीक करो। मतलब आपकी जो बॉडी की इम्यून सिस्टम है वो वर्क करेगा, यहाँ पे इंफ्लामेटरी रिएक्शंस होंगे। क्या होंगे, तो वैस्कुलर इंजरी की वजह से क्या हुआ, तो इंफ्लामेटरी रिएक्शंस हुए, इंफ्लामेटरी रिएक्शंस हुए। इंफ्लामेटरी रिएक्शंस में क्या हुआ, तो यहां पर आकर के जमा हुआ, कौन जमा हुआ सर, डब्ल्यूबीसी आया। कौन आया, डब्ल्यूबीसी आया सर, प्लेटलेट आया। यहाँ पे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आकर के क्या हो गए, जमा हो गए। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आकर के यहाँ पे एग्रीगेट हो गया। मतलब कहीं ना कहीं प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन हुआ और डब्ल्यूबीसी का एग्रीगेशन। क्लियर, जिनको स्लो लगे ये थोड़ा स्पीड फास्ट करके आप देख सकते हो, और जिनको ज्यादा फास्ट लगे वो थोड़ा और स्लो कर लो। हालांकि स्लो तो नहीं लगेगा क्योंकि बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। तो आपके पास, चूंकि आपके पास एक ऑप्शन होता है स्पीड को बढ़ाने का, तो आप बढ़ा लो 0.125, 0.50, 0.2 करके भी देख, आप 2.0 पे भी देख सकते हो अगर आप कैच कर सको तो। हाँ, इसकी वजह से क्या हुआ सर, अब प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन हुआ। अब प्लेटलेट्स यहाँ पर आकर के जमा हो रहा है, प्लेटलेट्स आ गया, डब्ल्यूबीसी आ गया, ये सभी आकर के यहाँ पे क्या हो गए सर, ये सभी आकर के यहाँ पे जमा हो गए और कुछ ऐसा शेप बना लिया। अब हुआ क्या इसकी वजह से, तो आप क्लियरली बता सकते हो कि सर आकर के जमा तो हो गया, लेकिन सर अब इसकी वजह से पाथवे नैरो हो गया, पाथवे नैरो हो गया, तो फ्लो ऑफ ब्लड कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब थ्रोम्बोसिस हो गई यहाँ पे, क्या हो गया, थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस का क्रिएशन हुआ। और अब यहाँ पे कहीं ना कहीं जो फ्लो है या जो मायोकार्डियल का जो परफ्यूजन है वो क्या कहीं ना कहीं क्या हो गया, कम हो गया। तो मायोकार्डियल परफ्यूजन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कम हो जाएगा। तो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में कुछ ऐसा केस हमें देखने को मिल सकता है या देखने को मिलता है। क्लियर, चलिए चलो रहने देते हैं, छोड़ो, क्यों ही मिटाना। बोलो सर मिटा तो दिए, तो ये लो वापस ले आते हैं इसको, ये लीजिए वापस आ गया। चलिए, तो जिनको लिखना है आप लिख सकते हैं, आप नोट डाउन इसको कर सकते हैं कि हाइपरटेंशन का अगर केस है तो ऐसा हो सकता है। कल मैं प्रीवियस क्लास में मैंने एक और बात की थी कि हाइपरटेंशन की वजह से सीएडी हो सकता है और सीएडी की वजह से वापस हाइपरटेंशन हो सकता है ना। तो इस चीज को आप अब समझ पा रहे होंगे। दूसरा जो फैक्टर है वो है हमारा, इसके अगला जो फैक्टर है वो हमारा डाइट है। क्या है हमारा, डाइट। अच्छा, एक और चीज बच्चों, आपके लिए मैंने एक वीडियो भी रखा है आपको ये दिखाने के लिए कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल जो सिनेरियो देखने को मिलता है वो क्या हो सकता है। कहाँ गया जी, ठीक है मैं इसको अभी प्ले कर दूंगा। हाँ चलो, तो मैं एक वीडियो भी आपके लिए
हाँ, तो मैंने आपके लिए एक वीडियो भी बच्चे मैंने रखा है, ये देखो। चलो इसको भी हम एक बार देख ही लेते हैं। अब बस देखिएगा क्या क्या केसेस बनता है यहाँ पे, क्या हो पा रहा है। अगर आप देख पा रहे हो तो अच्छा चलो पहले देख लो आप ये क्या हो रहा है। तो दोनों साइड में आप देख पा रहे होगे कि कहीं ना कहीं जो हमारे इंडोथेलियल लेयर्स थी, जो हमारा इनर वॉल्स था, इनर लाइनिंग सॉरी जो थी, उस इनर लाइनिंग में क्या करके जमा हो गया, डिपॉजिट हो गया अर्थरोस्क्लेरोसिस का लिपिड, फैट, कोलेस्ट्रॉल का कहीं ना कहीं फॉर्मेशन है। और उसकी वजह से जो पाथवे है वो हमारा क्या हो रहा है, नैरो हो रहा है। ये देख लो, कुछ ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है कुछ? चलो फिर से एक बार देखना है, फिर से एक बार देखते हैं इसको। दोनों साइड में आपको क्या नजर आ रही है, कहीं ना कहीं आपको नजर आ रही है हमारा फैट लिपिड अर्थरोस्क्लेरोसिस, जिसको हम बोल रहे थे। कहीं ना कहीं फैट लिपिड कोलेस्ट्रॉल का जो डिपोजिशन है, जिसके वजह से वो पाथवे नैरो हो गया है। क्लियर है? चलिए आप इसको देखिए 1 मिनट के लिए। और ये पाथवे को नैरो हुआ, ब्लड को मूव करने में थोड़ा क्या हो रहा है, दिक्कत हो पा रहा है, दिक्कत हो रहा था। चलिए अब एक और चीज समझने वाली बात है बच्चों इस वीडियो में। अब यहाँ पे देखना, अब ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो, अब इस एरिया में अगर अगर फॉर एग्जांपल अगर इसकी ब्रेकडाउन हो जाए, अगर ये जो एथरोमा, ये जो आप क्रिएशन हुआ है अर्थरोस्क्लेरोसिस का, और इसकी जो वॉल है ड्यू टू एनी फैक्टर, अगर अब हाइपरटेंशन होता है, क्या होता है, अब अगर हाइपरटेंशन होता है, वैस्कुलर इंजरी होता है, या आपको डायबिटिक मलाइटस होता है, तो क्या होगा सर? पहले तो एथरोमा का कलेक्शन हो गया, और अब इसके बाद आप बोल रहे हो सर कि अब यहाँ पे अगर डायबिटिक मलाइटस है या हाइपरटेंशन है, तब तो सर हालत और भी खराब होगी। हाँ, हालत और भी खराब होगी। क्यों? क्योंकि अब जो वैस्कुलर इंजरी यहाँ पे क्रिएट होगा, ये वैस्कुलर इंजरी अंदर के सारे चीजों को बाहर लेकर आ जाएगा। कहां लेकर आ जाएगा? बाहर लेकर आ जाएगा। अभी थोड़ा वेट कर लो 2-4 मिनट, यहाँ पे हम इसकी भी हम डिस्कशन करेंगे कि ऐसा भी कुछ देखने को मिलता है। चलिए अब आ ही गए तो हम बात कर ही लेते हैं इसके बारे में भी कि क्या होता है। एक और चीज होता है बच्चे, एक और चीजें होती है जिसको हम बोलते हैं, वेट 1 सेकंड के लिए आप अगर वेट कर सको तो मैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि एक और फैक्टर्स यहाँ पे है जो ये करवा सकता है। वो है आपका, अभी मुझे वो याद आ रहा है, ये शायद मैंने इसमें डाला नहीं है, वो है आपका होमोसिस्टीनीमिया। क्या इसको बोलते हैं? होमोसिस्टीनीमिया। क्या है बच्चे होमोसिस्टीनीमिया? हाइपर होमोसिस्टीनीमिया। हाइपर होमोसिस्टीनीमिया, हाइपर होमोसिस्टीनीमिया। क्या होता है इसमें बच्चे? जो होमोसिस्टीन है, क्या है? होमोसिस्टीन जो है उसका लेवल इंक्रीज हो गया। कितना बढ़ गया सर? मोर देन 15 मिलीमोल पर लीटर से अगर ज्यादा हो गया। किससे ज्यादा हो गया? अगर होमोसिस्टीन का लेवल 15 मिलीमोल पर लीटर से अगर ज्यादा हो गया। अभी देखो उस वीडियो को मैंने दिखाया तो वो थोड़ा ये मुझे याद आ गया। अब ये भी आपके काम के लायक होगा कि अगर होमोसिस्टीनीमिया है और होमोसिस्टीन का लेवल अगर 15 मिलीमोल लीटर से अगर ज्यादा है, तो ये क्या कर सकता है? तो बच्चे ये कर क्या सकता है कि जो भी वैस्कुलर इंजरी हुई थी ड्यू टू हाइपरटेंशन या ड्यू टू द फ्रिक्शन, मतलब डायबिटिक मलाइटिस के केस में जो भी कहीं ना कहीं जो वैस्कुलर इंजरी देखने को मिला था, अब इस वैस्कुलर इंजरी में जो आर्टरियल वॉल में जो वैस्कुलर इंजरी हुआ था, इसको हील नहीं होने देगा। हील नहीं होने देगा मतलब कहीं ना कहीं हीलिंग को क्या कर देगा? सप्रेस कर देगा। कैसे कैसे करता है हीलिंग? सर ये कोलेजिन जो आपको पता होगा, अभी तो ये कुछ ज्यादा ही ट्रेंड में चल रहा है, जो आपका कोलेजिन है इसका सिंथेसिस ही इसका क्या कर देता है? ये रोक देता है। तो कोलेजिन सिंथेसिस नहीं होने देगा, जिसकी वजह से हीलिंग क्या हो जाती है? कहीं ना कहीं रुक जाती है। और अब इसकी वजह से क्या हुआ सर? अब ये सिनेरियो था कि पहले से उसके अंदर अर्थरोस्क्लेरोसिस मौजूद था। अब उसकी वजह, और अब क्या हुआ सर? अब डायबिटिक मलाइटिस की वजह से या हाइपरटेंशन की वजह से सर कहीं ना कहीं देखने को मिला हमें वैस्कुलर इंजरी। वैस्कुलर इंजरी जैसे ही देखने को मिला, कहीं ना कहीं वो जो वुंड था वो ओपन हो गया, वो जो फॉर्मेशन था वो क्या था? ओपन हो गया। फॉर एग्जाम्पल समझने वाली बात ये है, ये अगर आपकी ल्यूमन है, ये अगर आपकी आर्टरी है, और यहाँ पे पहले से डिपोजिटेड है आपका फैट, आपका लिपिड, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका फाइब्रस टिश्यू, मतलब आपका अर्थरोस्क्लेरोसिस का केस है। यहाँ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, क्यों नहीं हो सकता? हो ही तो सकता है। यही तो प्रॉब्लम ही है, कुछ होने को तो कुछ भी हो सकता है।
अब इसकी वजह से क्या, अब हुआ क्या सर, प्रेशर ड्यू टू द हाइपरटेंशन या ड्यू टू द फ्रिक्शन। अब इस एरिया में सर हमें वैस्कुलर इंजरी देखने को मिली। मतलब ये अब तक तो क्लोज था, अब तक क्या था, क्लोज था, लेकिन इंजरी की वजह से सर ये ओपन हो गया। क्या हो गया, ओपन हो गया। तो कहीं ना कहीं अब क्या हुआ, अब वुंड हील नहीं हो रहा है और ये जो क्रिएशन था, ये क्रिएशन अब ओपन हो गया। अब ओपन होने की वजह से क्या होगा, तो सर अब ओपन होने की वजह से ये होगा कि अंदर के कंटेंट अब बाहर आने लगेंगे, अंदर के कंटेंट बाहर आने लगेंगे। और इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं फिर से थ्रोम्बोसिस होगा। मतलब कहीं ना कहीं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स अपना मेजर रोल प्ले करेगा। क्यों, क्योंकि कैसे, तो सर यहाँ पे आकर के जमा होगा, क्योंकि ये जैसे ही ओपन हुआ इसको रोकने के लिए आकर के बैठ गया। कौन बैठ गया सर, प्लेटलेट बैठ गया, सर डब्ल्यूबीसी बैठ गया, आकर के यहाँ पे एग्रीगेट होना शुरू हो गया। अब आप देख पा रहे हो डायग्राम में कि वो हुआ क्या, हुआ ये कि अब ये जो लीजन है, ये कॉम्प्लिकेटेड लीजन कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन में बदल गया। किसमें बदल गया, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन में बदल गया। मतलब अब तक तो पार्शियल ब्लॉकेज था, अब ये कंप्लीट ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। मतलब हुआ क्या, फिर से समझिएगा मेरी बात, क्या सिनेरियो बना। सबसे पहले तो अर्थरोस्क्लेरोसिस था, मतलब ये दोनों साइड में या एक साइड में यहीं पे क्या था सर, यहाँ पे अर्थरोस्क्लेरोसिस था, यहाँ पे फैट का लिपिड का डिपोजिशन था सर। और ये फैट और लिपिड के डिपोजिशन तो पहले से मौजूद थे, और उसके साथ साथ अब कहीं ना कहीं पेशेंट को क्या मिला सर, डायबिटिक का पेशेंट है। ये पेशेंट क्या हो गया सर, डायबिटीज का। किसका पेशेंट हो गया, डायबिटीज का। अब इस डायबिटिक वाले पेशेंट में क्या हुआ, तो सर ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज हो गई। ब्लड की विस्कोसिटी जैसे ही इंक्रीज हुई सर, अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा लगा। कहां पे, यहाँ पे अब ज्यादा फ्रिक्शन लगा। और ज्यादा फ्रिक्शन लगने की वजह से क्या हुआ सर, ज्यादा फ्रिक्शन लगने की वजह से यहाँ पे कुछ वैस्कुलर इंजरीज देखने को हमें मिले। क्या देखने को मिला, वैस्कुलर इंजरीज हमें देखने को मिला। क्यों मिला, फ्रिक्शन की वजह से, या फिर हाइपरटेंशन में स्ट्राइक जो हो रहा था आर्टेरियल वॉल पे वो ज्यादा था, उसकी वजह से क्या देखने को मिला, तो सर यहाँ पे हमें वैस्कुलर इंजरीज देखने को मिला। अब इस वैस्कुलर इंजरी की वजह से ये सर जो अंदर के जो कंटेंट थे ये बाहर निकलना शुरू हो गया। मतलब लीजन जो था वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब ये जो था ये क्या हो गया, कॉम्प्लिकेटेड। और इसको रोकने के लिए कौन आ गया सर, हमारा जैसे ही ये ओपन हुआ इसको रोकने के लिए डब्ल्यूबीसी और आरबीसी तो यहाँ पे पहुंचे, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तो सॉरी यहाँ पे पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, क्योंकि इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स जो है वो तो काम करेगा ही, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस तो है वो होगा ही। और इसके होने की वजह से अब क्या हुआ, तो सर अब यहाँ पे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन हुआ, डिपोजिशन हुआ, ये लो। और ये तो आ ही रहा है। और एक और चीज आप समझ सकते हो यहाँ पे, सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, अब ये होमोसिस्टीन इससे पहले कि जैसे ये इंजरी हुआ था, इंजरी होता और इससे पहले होमोसिस्टीन भी तो आकर के बैठ गया यहाँ पे। जो आपकी होमोसिस्टीन है ये वो इस वुंड को हील होने ही नहीं दे रही है, वो इस वुंड को हील होने ही नहीं दे रही है। और ऊपर से इस पे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आकर के बैठ गया। मतलब अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं है यहां से ब्लड को क्रॉस करने का, यहां से ब्लड को क्रॉस करने का तो अब कोई भी गुंजाइश ही मौजूद नहीं है। तो क्या आप देख सकते हो सर, यहाँ पे कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। इस केस में हमें क्या हो जाएगा, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हमें देखने को मिलता है। इसी वजह से डॉक्टर बोलते हैं कि कोलेजन भी आपके लिए जरूरी है। हालांकि अभी न्यू ट्रेंड में आया है, स्किन केयर में लोग बहुत यूज करते हैं इसका, लेकिन समझिएगा मेरी बात, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है स्किन के लिए, आपकी ब्लड वेसल्स के लिए, आपकी बोन्स के लिए कोलेजन बहुत जरूरी है। और होमोसिस्टीन क्या करता है, इसी कोलेजन के सिंथेसिस को रोक देता है, जिसको हम होमोसिस्टीनीमिया भी बोलते हैं। मतलब आपकी होमोसिस्टीन का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाना होमोसिस्टीनीमिया कहलाता। और होमोसिस्टीनीमिया क्या कर सकता है, तो सर जो वैस्कुलर इंजरी हुई थी उस इंजरी को हील होने से रोक देगा, उस इंजरी को हील नहीं होने देता। और हील ना होने देने की वजह से और अगर उस पेशेंट को क्या हो रहा है, फ्रिक्शन, मतलब डायबिटिक मेलाइटस है या हाइपरटेंशन है, उसके कारण अगर जो कहीं कहीं वैस्कुलर इंजरी होती है तो ये एथेनोमा का जो केस था ये कहीं ना कहीं एक वर्स्ट या कॉम्प्लिकेटेड लीजन में बदल जाएगा।
और ये कॉम्प्लिकेटेड लीजन कहीं अगर जब ब्रेक होगा, ओपन होगा, तो WBC का और प्लेटलेट का एग्रीगेशन होगा और कंप्लीट ओवरस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। चलिए, तो एक सिनेरियो तो ये भी है, ये भी आपके लिए ज्ञान की बात है, इसको भी आप याद रखिएगा, इसको भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद जो रिस्क फैक्टर्स आते हैं वो है हमारे डाइट। अब जो रिस्क फैक्टर है वो क्या है हमारा डाइट। डाइट में अब तक इसके बारे में हम काफी बात कर चुके हैं, इस डाइट के बारे में कि आप पैक्ड फूड खाते हो, आप प्रिजर्व्ड फूड खाते हो, आप फ्राइड फूड खाते हो, आप हाई फैट या हाई लिपिड डाइट आप ले रहे हो जिसमें फैट ज्यादा हो, ऐसा कुछ डाइट ले रहे हो, आप कुछ ज्यादा स्पाइसी खा रहे हो और सेडेटरी लाइफ जी रहे हो प्लस सेडेट, ये सब खा तो रहे हो। अगर इसके साथ साथ अगर आपकी एक्टिविटी भी थोड़ी हो जाती तो कम से कम ये केस थोड़ा इतना बुरा नहीं होता, इतना नहीं बिगड़ता। लेकिन हाँ, बिगड़ता तो, लेकिन शायद इतना ना बिगड़ता, लेकिन कुछ ज्यादा बिगड़ जाता है कब, जब आप एक सेडेटरी लाइफ जीने लगते हो, मतलब एकदम लेविश लाइफ आप जी रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, मूवी देख रहे हो, फोन चला रहे हो, रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, और अब तो आपके फोन्स में स्टेप काउंट कर सकता है, आपकी वॉचेस स्टेप काउंट कर सकती, और जब आप दिन भर में जब वॉच निकालो, जब फोन रखो तो स्टेप काउंट कर रहे हो तो 2000 स्टेप, पूरे 24 घंटे में कितने स्टेप्स आपने लिए, तो 2000। तो ये आप एक लेविश लाइफ जी रहे हो। अगर घर से 4 कदम भी जाना है तो बाइक से जा रहे हैं, 4 व्हीलर गाड़ियों से जा रहे हैं, थोड़ा भी देर पैदल चला नहीं जा रहा, चलते ही हम हांफने लग जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो आप अगर डाइट ले तो क्या छोड़ना है, तो हमें सर ये डाइट को मेंटेन करना है। पैक्ड फूड को बिल्कुल टाटा बाय बाय कर दीजिए, प्रिजर्व्ड फूड को बिल्कुल टाटा बाय बाय कर दीजिए, फ्राइड फूड को जितना हो सके संभव उतना रोक लीजिए, है ना। मतलब आप समोसा की बात कर रहा हूं मैं, फिंगर चिप्स जिसको क्या बोलते हैं, हम तो उसको फिंगर ही बोलते हैं, फ्रेंच फ्राई बोलते हैं, और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो इन सब चीजों को अगर आप ले रहे हो तो ऐसा कुछ हो सकता है। हाई लिपिड डाइट ले रहे हो, तो स्पाइसेस ले रहे हो, तो कुछ ज्यादा तीखा खाने का शौकीन हो, है ना, तो ये सब कंडीशंस आपके लिए वर्स्ट हो सकती है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है। क्लियर है। इसके बाद जो हम बात करते हैं पर्सनालिटी, क्या बात करते हैं, पर्सनालिटी की। पर्सनालिटी भी कैसी पर्सनालिटी भी कैसी, तो बिल्कुल एंगर वाला। अब आपको ये पता होगा कि इसमें हो क्या रहा है, एंगर है, एग्रेसिव है, बिल्कुल एग्रेशन हो, आप स्ट्रेस में रहते हो, बिल्कुल आप हमेशा कंपटीशन के मूड में रहते हो, बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो हर चीज के लिए, कुछ भी बस होना चाहिए तो होना चाहिए, आप लगे हो बस वो उसमें, और कभी आप रिलैक्स नहीं कर रहे हो, कभी आप आराम नहीं कर रहे हो, कभी छुट्टी लो, पहाड़ों में घूमो यार, घूमने फिरने जाओ, क्या हमेशा 9 to 5 और 10 to 4 का आप ड्यूटी करते रहोगे, या तो थोड़ा रिलैक्सेशन की भी जरूरत होती है। पता चला कल से कॉलेज आना बंद कर दिए, तुम बोलोगे सर आपने ही तो बोला था रेस्ट करने। हमने बच्चे कभी कभी बोला है रेस्ट करने, ऐसा भी रेस्ट मत करो कि परमानेंट रेस्ट एंड पीस हो जाओ, ठीक है। तो इस चीज से बचने की जरूरत है, कहीं ना कहीं आपको रेस्ट भी चाहिए बॉडी को, आप थोड़ा डे ऑफ लीजिए, रिलैक्स करिए थोड़ा, जिससे आपकी स्ट्रेस लेवल कम हो। बच्चे सबसे जो बात यह है कि टाइप ए पर्सनालिटी वाले लोग, इन सबको क्या बोलते हैं हम, टाइप ए पर्सनालिटी बोलते हैं। ये टाइप ए पर्सनालिटी के जो लोग हैं इनके साथ ऐसा देखने को मिल सकता है। लेकिन समझिएगा मेरी बात, इन सब में से हुआ क्या, इन सब की वजह से ये हुआ कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी ने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर दिया। किसको, सिंपैथेटिक। देखिए दो आपने पढ़ा होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या है, तो हमेशा सर फाइट एंड फ्लाइट मोड पे काम करता। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है बच्चे, तो हमेशा रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड पे काम करता। अब होगा क्या सर, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, आप गुस्से में हो तो क्या होता है सर, हार्ट रेट बढ़ता है, वहां पे बढ़ता है ना। वैसे ही स्ट्रेस में है तो इन सब कंडीशंस में क्या हो रहा है, आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं स्टिमुलेट हो रही है, और उस सिचुएशन में क्या होता है सर, हार्ट रेट बढ़ता है, ब्रीदिंग फास्ट होती है, रेस्पिरेशन जल्दी होता है, पेरिस्टाल्सिस स्लो होता है, ये सब कुछ ऐसा आपको देखने को मिल सकता। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऐसा कोई फैक्टर जो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता हो, है ना, तो आप कहीं ना कहीं हो सकता है
कि अब आप समझ रहे हो सिनेरियो को, अब तक तो आप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से क्या हो रहा है। तो सर कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और क्या हो रहा है सर, हार्ट रेट कहीं ना कहीं फास्ट हो रहा है, कुछ ऐसा हमें सर देखने को मिल सकता है ना। तो आप इन सब चीजों को अब रिलेट कर पा रहे होंगे कि अब ऐसा अगर कोई कंडीशन है, अगर ऐसी पर्सनालिटी है, तो उनमें भी वो भी कहीं ना कहीं प्रॉन है इस कंडीशन को डेवलप करने के लिए, या उनके साथ भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। क्लियर? चलिए, अब जो हम क्लिनिकल फीचर्स पे हम बात करते हैं, क्या क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं, तो बच्चे सबसे पहले तो हम बात करते हैं बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक। इसकी बात हम स्टार्टिंग से मैं कर रहा हूं। कैसे? हम ये बता रहे हैं कि ये जो ल्यूमन है, ये ल्यूमन तब तक आपके ब्लड का परफ्यूजन बरकरार करके रख सकता है मायोकार्डियम को, आपकी जो मायोकार्डियम है इस तक ब्लड तब तक, जितना उसको चाहिए उतना ब्लड तब तक मिल सकता है जब तक ये 70% तक ब्लॉक ना हो जाए। मतलब मोर देन 70% होता है तब मायोकार्डियम को थोड़ा थोड़ा असर दिखना शुरू होता, मतलब 70% के ब्लॉकेज तक आप बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक रह सकते हो। क्या रह सकते हो? एसिम्प्टोमेटिक रह सकते हो। और सिम्टम्स आना कैसे शुरू होगा? तो सर चेस्ट पेन हो सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है ना, रेट बढ़ सकती है आपकी, कुछ पाल्पिटेशन हो सकते हैं, हाइपरटेंशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, फटीगनेस, पेंटिंग, ये सभी चीजें, वीकनेस, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। क्लियर है? अब इन चीजों को डिस्कस करने का कोई अब कुछ बचता नहीं है, क्योंकि इन सभी चीजों को आई थिंक पहले ही डिस्कस किया जा चुका है लोगों से। ठीक है, तो वापस से डिस्कस करने का कोई मतलब बनता नहीं है। अब आप रिलेट कर सकते हो इन सब चीजों को। अगर फिर भी आपको लगे कि नहीं सर इसको वापस से एक बार और चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करना, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि सर आप इस चीज को वापस से एक बार एलेबोरेट कर दोगे, तो आपको छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से इन सब चीजों को वापस से एक्सप्लेन करके दे दिया जाएगा। जिसको आप रील्स में स्क्रॉल करते हो, आप इसी को स्क्रॉल करके देख सकते हो। चलिए ठीक। अब क्या पॉसिबल डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस हम कर सकते हैं, पॉसिबल डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या हो सकते हैं हमारे, और आप क्या कर सकते हो अगर आपके पास ऐसा कुछ पेशेंट देखने को मिलता है तो सबसे पहले तो सर हम असेसमेंट करेंगे, क्योंकि हम क्या हैं, तो सर हम नर्सिंग ऑफिसर हैं। तो नर्सिंग ऑफिसर क्या करती है? तो सबसे पहले तो सर हमारा काम ही है असेसमेंट करना। अब बोलो सर वाइटल साइन नहीं है, तो वाइटल साइन भी बच्चे असेसमेंट का ही पार्ट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? असेसमेंट करेंगे। और असेसमेंट में क्या देखेंगे? तो सर हम हिस्ट्री देखेंगे उसकी, और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उसका, जिसमें कि हेड टू टो एग्जामिनेशन की बात होती है। और हम हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री ले सकते हैं, पास्ट हिस्ट्री ले सकते हैं, है ना। और हिस्ट्री में क्या ले सकते हैं? तो सर हम यहाँ पे एज देख सकते हैं, उसका सेक्स देख सकते हैं, उसका पूछ कर सकते हैं। फिर हम उसके डाइट के बारे में उससे जानने की कोशिश कर सकते हैं। और क्या ऑक्यूपेशन, क्या काम करता है वो, ऑक्यूपेशन के बारे में देख सकते हैं। हैबिट्स में क्या, मतलब वही जो मैंने आपको बताया, कहीं टोबैको नहीं लेता हो, कहीं अल्कोहल ना पीता हो, पान मसाला गुटखा ना खा रहा हो, स्मोकिंग ना कर रहा हो, अलग। तो इन सब चीजों को हम देख सकते हैं हिस्ट्री कलेक्शन में। हम हिस्ट्री इन सब चीजों का पूछ सकते हैं। हाँ, एक और चीज हम हिस्ट्री कलेक्शन में देख सकते हैं इन सब चीजों के साथ, ये सब चीजें तो हो गई, इन सब चीजों के साथ हम और कुछ पूछ सकते हैं कि हम उसकी, अगर पेन्स की शुरुआत है, हालांकि ये तो अंजाइना का हो जाएगा, लेकिन अगर हम क्या कर सकते हैं कि हम उससे, अगर पेन हो रहा है तो हम उससे पूछ सकते हैं वेन, अगर आप चलते चलते शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग का शिकार है हो, जैसे क्लिनिकल फीचर्स में जो अभी मैंने आपको दिखाया कि क्लिनिकल फीचर बताया मैंने आपको कि क्लिनिकल शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग है, तो कैसे होती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, कब होती है, वेन, वाई, क्यों होती है? तो वो बताएगा सर कुछ ज्यादा एक्सर्शन करते हैं, कुछ ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तब होता है ना। और आप कैसे ठीक कर सकते हो उसको, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप क्या करते हो जिससे आप वापस से रिलैक्स हो जाते हो? बोलेगा सर थोड़ी देर आकर के बैठ जाते हैं, तो ये हाउ, तो थोड़ा देर आकर के रेस्ट करता हूं, और रेस्ट करने के बाद फिर वापस से मामला पहले जैसा हो जाता है, हम ठीक जैसे हो जाते हैं। तो ये चीजें भी आप पूछ सकते हो उनसे। फिर हम कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं, जिसमें हम पेशेंट का वेट लेंगे, है ना, वेट ले सकते हैं, देख सकते हैं, बीएमआई निकाल सकते हैं उसका कि कहीं पेशेंट कहीं ओवरवेट तो नहीं है, ओबेस तो नहीं है, हाइपरलिपिडीमिया का केस तो आपको देखने को नहीं मिल रहा। हम ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशंस में। और क्या कर सकते हैं? और हम कुछ एपिसोड्स के बारे में हम बात कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया एपिसोड के बारे में हम बात कर सकते हैं। एपिसोड क्या मतलब? वही आपकी
हार्ट रेट, सॉरी आपकी जो भी आपकी क्लिनिकल फीचर्स जो आपने अभी देखा, हम उसके बारे में पूछ सकते हैं कि आपका चेस्ट पेन कब हो रहा था, आपको टैकीकार्डिया कब के बारे में हम बात कर सकते हैं, पाल्पेशन की बात कर सकते हैं, स्वेटिंग अगर ज्यादा होती है, डायपोरोसिस के बारे में बात कर सकते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग के बारे में हम उसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि कब आपको पेन ज्यादा होता है और कब आप इससे हील कर लेते हो, कब आप इससे ठीक हो जाते हो, और इन सब चीजों के बारे में हम बात कर सकते हैं पेशेंट से, और उसका हम कहीं ना कहीं फिजिकल एग्जामिनेशन में हम इन सब चीजों को पूछ सकते हैं। क्लियर? अब इसके बाद जो आती है उसके बाद क्या है, तो सर इसके बाद अभी एक और जो सिनेरियो है, जो पॉसिबल डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन है, वो है हमारा ब्लड टेस्ट। क्या है बच्चे? हमारा ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या करेंगे, तो सर यहाँ पे हम दो चीजों को देखेंगे, समझिएगा मेरी बात। ब्लड टेस्ट कैन चेक अवर ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को। तो सबसे पहले हम अपना फास्टिंग का, पीपी का हम क्या लेंगे, ब्लड शुगर लेवल आप चेक करवा सकते हो, कोलेस्ट्रॉल का लेवल देख सकते हो। कैसे सर? लिपिड टेस्ट करवा सकते हैं ना, लिपिड प्रोफाइल करवा सकते हैं। कल मैंने एक प्रीवियस क्लास में एक और चीज बताई थी कि कोई भी अगर मोर देन 20 ईयर हो और आप मेन हो, तो आपको हर साल में इन एवरी 5 ईयर में आपको एक बार लिपिड प्रोफाइल जरूर करवाना, जरूर से जरूर करवाना चाहिए, जरूर से जरूर करवाना चाहिए। अगर आप 20 साल से ज्यादा की उम्र हो, आप अगर मेल हो, तो आप कम से कम एक बार तो जरूर ही ये करवा लो। क्लियर है? तो हम क्या करवा सकते हैं सर? हम लिपिड प्रोफाइल करवा सकते हैं पेशेंट का ब्लड टेस्ट में, हम ब्लड शुगर लेवल को देख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, हम सी रिएक्टिव प्रोटीन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये सी रिएक्टिव प्रोटीन हमारा लिवर एक इसको रिलीज करता है, इस एंजाइम को। अगर कहीं पे आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो, कहीं पे आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन है, तब इसको ये आपकी इसका लेवल क्या होता है, थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट चेक फॉर अ प्रोटीन लिंक्ड टू इन्फ्लामेशन ऑफ द आर्टरीज। आर्टरीज के में अगर इन्फ्लामेशन है तो इसको इंडिकेट करने के लिए हम इसको सीआरपी भी करवा सकते हैं। लेकिन ये सभी डिफिनिट कहीं पे असेसमेंट नहीं है ना। अब थोड़ा वेट करो, अभी उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। और क्या पॉसिबल डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन हो सकते हैं सर? HRCT कर सकते हैं, हार्ट का सीटी स्कैन करवा सकते हैं, HRCT बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? HRCT, हार्ट का सीटी स्कैन कर सकते हैं, और सीटी स्कैन से भी हम इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखने की कोशिश कर सकते हैं। फिर हम कार्डियक कैथेटराइजेशन का ऑप्शन है हमारे पास, कार्डियक कैथेटराइजेशन, कार्डियक एंजियोग्राफी हम कर सकते हैं, जिसमें कि फीमोरल वेन्स के थ्रू हम पहुंचने की कोशिश करते हैं, हमारे आर्टरीज तक, कोरोनरी आर्टरीज तक हम देखने की कोशिश करते हैं। एक डाई होती है जो इसको फॉलो करके हम पहुंचते हैं। यहाँ देखिए, इसमें हम दो तरीके से करते हैं। एक तो कोरोनरी एंजियोग्राफी, जिसमें क्या हुआ, अब इसमें हम कहां से गए, ये देखिए, हम यहाँ फीमोरल आर्टरी से हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, कहां तक, हमारी आर्टरीज तक, हमारे कोरोनरी आर्टरीज तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप क्लियरली आप देख पा रहे होंगे, है ना। और उसके बाद हम जो कॉन्ट्रास्ट हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं आर्टरीज में, और एक्सरे के थ्रू हम इसको विजुअलाइज करते हैं, हम अपने कोरोनरी आर्टरीज को, और उसको देख सकते हैं। फिर ईसीजी कर सकते हो आप। ईसीजी भी एक और चीज समझिएगा, 12 लीड ईसीजी आप कर सकते हो। इट मे बी नॉर्मल इन द पेशेंट विथ एसिम्प्टोमेटिक CAD, और ये जब तक कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन लेस देन 70% है तो वो एसिम्प्टोमेटिक ही होगा, और ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल आने के चांसेस, ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल आने के चांसेस है। क्लियर? अच्छा, एक और फैक्टर, एक और चीज देखिए, अगर ईसीजी एसिम्प्टोमेटिक है तब तो कैसे आएगा, अगर 70% से कम है ऑब्स्ट्रक्शन तो ईसीजी क्या आएगा, नॉर्मल। मतलब, और एसिम्प्टोमेटिक में क्या हो गया, अंजाइना भी देखने को नहीं मिलेगा, मतलब चेस्ट पेन भी देखने को नहीं मिलेगा, और ईसीजी भी नॉर्मल आएगा। इसी को हम एसिम्प्टोमेटिक हम बोलते हैं। चलिए, ठीक है सर। इसके बाद अगर सिम्प्टोमेटिक हुआ, एसिम्प्टोमेटिक तो यहां हो गया, अगर सिम्प्टोमेटिक हुआ, इसको आप अलग से लिख लेना, इफ सिम्प्टोमेटिक, अगर सिम्प्टोमेटिक है तब क्या देखने को मिलेगा, तब बच्चे अगर ये केस इतना वर्स्ट हो गया है कि एमआई तक पहुंचने के कगार पे है, तो जो आपका एसटी सेगमेंट है, लगता है ईसीजी पे भी एक क्लास लेना ही पड़ेगा। एसटी सेगमेंट है, इसके अंदर डिप्रेशन देखने को मिलेगा। जो एसटी सेगमेंट है उसके अंदर ये ऐसा, अब समझना मेरी बात, ये आपकी कुछ ईसीजी की चार्ट, ये आपकी कुछ ऐसी ईसीजी की चार्ट होती है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते,
चलिए अब इसको हम ज्यादा इसमें हम इंगेज होने की कोशिश नहीं करते, बस आप ये समझ लो कि ये जो एसटी सेगमेंट है, इसको हालांकि इंडिकेट कर देता हूं, ये पीयू, पी, क्यू, आर, एस और टी है ना। तो एसटी सेगमेंट जो है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा सर, लो बता ही सुन ही लो ये भी। अगर आपकी डिमांड होगी, अगर आपको ऐसा लगेगा तो एक और क्लास हम ले सकते हैं किस पे, क्या बन रहा है, होगा होगा, ये लो, हाँ ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। मतलब ये जो सेगमेंट है ये ऊपर ना जाकर के बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, है ना। इसको हम बोलते हैं एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन आपको देखने को मिल सकता है। और क्या हो सकता है सर, जो टी वेव है हमारा, जो टी वेव है हमारा, उसका क्या देखने को मिल सकता है, इन्वर्जन। क्या देखने को मिल सकता है, इन्वर्जन। अगर आपको ईसीजी की एक प्रॉपर क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उसके बेसिस पे, अगर ज्यादा बच्चों का कमेंट रहा कि सर ईसीजी, कंप्लीट ईसीजी की एक अलग से एक क्लास ले लो, तो वो भी हम करेंगे। और उसमें हम पूरी ईसीजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कैसे हम ईसीजी को देखा जाता है। चलिए, तो ये चीजें आपको देखने को मिल सकती है अगर सिम्टोमेटिक है तो दो चीजें होती है, एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन और टी वेव का इन्वर्जन। वेरी गुड। चलिए अब आप इसको देख लेना। इसके बाद जो हम बात करते हैं वो हम कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं, पॉसिबल डायग्नोस्टिक वैल्यूएशंस। और क्या है हमारे पास, तो सर कार्डियक टेस्ट है, टीएमटी, ट्रेडमिल टेस्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चे, ट्रेडमिल टेस्ट और स्ट्रेस इको, ये दो चीजें हैं। दो चीजों को हम कर सकते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट कर सकते हैं और स्ट्रेस इको कर सकते हैं। अब ट्रेडमिल टेस्ट में क्या होगा, तो ट्रेडमिल टेस्ट आपको पता है क्या है, एक ट्रेडमिल होता है जिसपे हम पेशेंट को भागने के लिए बोलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल स्लो स्पीड से और फिर हम अपने एक उस गोल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। किस गोल तक, जितना कि आपको हार्ट रेट की आप रिक्वायरमेंट थी। जानने वाली बात है आपकी स्ट्रेस इको। स्ट्रेस इको क्या है, तो सर हम ये करेंगे कि स्ट्रेस इको के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे सर, अच्छा एक और चीज समझिएगा, ट्रेडमिल टेस्ट और इसमें कितना डिफरेंस है और क्या है ये समझने की कोशिश। ट्रेडमिल टेस्ट में क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सर एक ट्रेडमिल प्रोवाइड करेंगे हम पेशेंट को, या साइकिल दे सकते हैं, बाइसिकल दे सकते हैं, या ट्रेडमिल दे सकते हैं हम पेशेंट को। फिर हम क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे स्टार्ट कीजिए इस पे वॉकिंग। क्या कीजिए, आप वॉकिंग स्टार्ट कीजिए। आप धीरे धीरे आप क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। धीरे धीरे आप उनको चलना सिखाइए। स्लोली स्पीड को क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। स्लोली स्पीड को बढ़ाते रहिए। कब तक बढ़ाइए, और एक और चीज, फॉर प्रिकॉशन, कि कहीं कोई अनहोनी ना हो, कुछ इमरजेंसी कंडीशंस के लिए पहले ही आईवी पोर्ट को आप क्या करके रखिए, बिल्कुल रेडी करके रखिए, एस्टैब्लिश करके रखिए आईवी पोर्ट को, मतलब इंट्रावेनस पोर्ट को आप बिल्कुल ये करके रखिए। फिर क्या कर सकते हैं, और उसके टाइम पे जब आप भगा रहे हो पेशेंट को, उसके चेस्ट पे आप ईसीजी की जो लीड्स हैं आप उसको क्या कर दीजिए, प्लेस कर दीजिए। इलेक्ट्रोड्स को आप क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं फॉर मॉनिटरिंग ऑफ द हार्ट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है उसको मॉनिटर करने के लिए हम चेस्ट पे हम ईसीजी की लीड्स को लगा देते हैं। क्लियर है, और मॉनिटर पर हम देख लेंगे। फिर साथ में हम एसपीओ2 को भी देखते हैं। इसमें एसपीओ2 कहीं कम ना हो जाए पेशेंट के अंदर, उसकी कार्डियक लोड क्या है, ब्लड प्रेशर, रेगुलर ब्लड प्रेशर को हम मॉनिटर करेंगे स्क्रीन के ऊपर। इन सब चीजों को हम करते हैं किसके अंदर सर, हम ट्रेडमिल टेस्ट में हम इन सब चीजों को कर सकते हैं। एक और चीज आती है बच्चे जिसमें अंदर जो जानना जरूरी है वो है आपका मॉडिफाइड ब्रूस प्रोटोकॉल। क्या है, तो सर ये एक साइंटिस्ट थे, नाम था उनका रॉबर्ट ए ब्रूस, जिन्होंने ये बनाया था मॉडिफाइड ब्रूस प्रोटोकॉल, जिसमें क्या है, तो एक्सरसाइज इज परफॉर्म्ड ऑन द ट्रेडमिल। ठीक है, ये तो सर हम ट्रेडमिल में भी करते हैं। अलग क्या है, अलग ये है, समझिएगा। ईसीजी हम चेस्ट पे लगाते हैं, ये भी हम करते हैं ट्रेडमिल पे। ठीक है, और क्या होता है, चलिए तो अब हम इसमें ये देखते हैं कि जो मॉडिफाइड ब्रूस प्रोटोकॉल था उसके अंदर कुछ 7 स्टेप्स मौजूद होते हैं। ये फर्स्ट का जो 2 स्टेप आप देख पा रहे हो, ये दोनों स्टेप को हम बोलते हैं क्या, वार्म अप स्टेप। और स्टार्ट होती है ये मॉडिफाइड ब्रूस प्रोटोकॉल स्टेप 1 से। किससे शुरुआत होती है, स्टेप 1 से। टोटल 7 स्टेप होते हैं इसके अंदर।
3 मिनट, हर स्टेप को हम 3 मिनट के लिए देते हैं। 0 डिग्री से हम इस पे शुरू करते हैं, कितना 0 ग्रेड से, वार्म अप से शुरू करते, 0 ग्रेड से शुरू करते और 22 ग्रेड तक हम इसमें जाते हैं। स्पीड हमारी कितनी होती है तो 1.7 मील पर आवर होती है, जो शुरुआती स्पीड होती है ना। शुरुआत की जो स्पीड होगी वो क्या होती है 1.77 मील पर आवर तक होती है, और हम 7th स्टेप पे पहुंचते पहुंचते 6 मील पर आवर तक पहुंच सकते हैं। इसको हर कोई 7 स्टेप तक नहीं जा सकता, जो एडवांस लेवल के जो एथलीट्स हैं वही इसको उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो 1.7 मील पर आवर के 1.7 मील पर आवर के स्पीड से हम शुरुआत करते, 6 मील पर आवर पे जाके एंड करते। टोटल 7 स्टेप होता। शुरुआत का 2 स्टेप हमारा क्या होता है बच्चे, हमारा सर वार्म अप स्टेज होता है, ये दोनों स्टेज, और हर ड्यूरेशन को, हर स्टेज को सर हम 3-3 मिनट में डिवाइड कर देते हैं। हर स्टेप को 3-3 मिनट दिया जाता है हर स्टेज को। और जो ग्रेडिंग है वो ग्रेड क्या इंक्लाइन की हम बोलते की बात हो रही है यहाँ पे। 0 डिग्री से शुरू करते और 22 डिग्री तक पहुंचते हैं। क्लियर है, ये है हमारा क्या, हमारा मॉडिफाइड ब्रूस प्रोटोकॉल। आप इसको आप देख सकते हो, है ना। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, कहीं पे मैंने वो मॉनिटर किया है, कहीं पे मैंने वो किया है यहाँ पे, हाँ ये देखिए, मिनिमम 1.7 मील पर आवर विथ 10%, जो आपके जो स्टेज 1 है, ये यहाँ पे स्टेज 1 का वो दिया हुआ है कि जो स्टेज 1 है उसमें 10% ग्रेडियंट से शुरू करते और मैक्सिमम 6 मील पर आवर तक जाते और 22% ग्रेडियंट तक जाते हैं। अब आप ये इस डायग्राम को देखिए, यहाँ देखिए जो फर्स्ट स्टेप था ये यहाँ से इसमें उसमें जो लेवल किया मैंने, उसमें वार्म अप स्टेप को मैंने नहीं किया है, और ये बिल्कुल 3 मिनट पर स्टेज को दिया जाता है। क्लियर है, चलिए तो ये चीजों को भी आप देख सकते हैं। टोटल 7 स्टेजेस मौजूद होते हैं। इन ईच स्टेज देयर इज इंक्रीज इन स्पीड एंड ग्रेडियंट, और हर स्टेज पे स्पीड और ग्रेडियंट को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। हर एवरी 3 मिनट स्पीड और इंक्लाइन ऑफ द ट्रेडमिल आर इंक्रीज, नो सेम चीज। चलिए वेरी गुड। इसके बाद क्या बच रहा है सर, इसके बाद कुछ पॉसिबल मेडिकल मैनेजमेंट्स आपके पास मौजूद हैं। क्या क्या मेडिकल मैनेजमेंट हम कर सकते हैं सर पेशेंट को, तो पेशेंट को सबसे पहले तो सर हम एस्पिरिन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, एस्पिरिन। क्या करता है सर एस्पिरिन, तो सर ये हेल्प करता है थिन करने में ब्लड को, और प्रिवेंट करता है सर ब्लड क्लॉटिंग से, है ना। तो कहीं ना कहीं खून को पतला करने के लिए हम क्या दे सकते हैं, एस्पिरिन का यूज कर सकते हैं। बीटा ब्लॉकर हम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर। दिस मेडिसिन स्लो द हार्ट बीट एंड लोअर द ब्लड प्रेशर, इसके ब्लड के प्रेशर को वो क्या कर देगा, वो कम कर देगा। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं, जिस पेशेंट में हम ये नहीं दे सकते तो ये दे सकते हैं। क्लियर है। एआरबीएस दे सकते हैं, जो कि क्या कर सकता है, तो लोअर कर सकता है ब्लड प्रेशर को, ये भी ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद कर सकता है। फिर और क्या कर सकते हैं सर, हम नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट दे सकते हैं अगर चेस्ट पेन और मौजूद है तो, है ना। हार्ट की आर्टरीज को ये वाइडन करता है और कहीं ना कहीं परफ्यूजन को बढ़ाने में मदद करता है, चेस्ट पेन को कम करने में मदद करता है। तो ये दोनों चीजें करेगा कि जो भी हार्ट की जो आर्टरीज थी इसको क्या कर देगा, पहला तो ये चौड़ा कर देगा, जो नैरो था उसको वाइड करने की कोशिश करेगा, और दूसरा जो चेस्ट पेन हो रहा था उस चेस्ट पेन को कम करने की कोशिश करता। कुछ स्टैटिन्स वगैरह हम दे सकते हैं, जिसकी वजह से हम जो एलडीएल का जो लेवल था उसको हम कम कर देंगे, है ना। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल इन योर लिवर, तो इसको रोक देता है, स्लो डाउन कर देता है, तो उसके लेवल को आप क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। और हेल्प करता है ये रिमूव कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल फ्रॉम योर ब्लड, आपके ब्लड से एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल को लेवल को कम करने में मदद करता है। जो स्टैटिन्स है वो, तो कुछ स्टैटिन्स भी हम यूज में ले सकते हैं, यूज में ला सकते हैं। क्या पॉसिबल सर्जिकल मैनेजमेंट्स इसके लिए मौजूद है हमारे पास, कुछ सर्जरीज हो सकती है। सर्जरीज मे बी डन टू फिक्स द ब्लॉकेज ऑफ द आर्टरी टू इंप्रूव ब्लड फ्लो को वापस से रीस्टैब्लिश करने के लिए कुछ सर्जरीज कर सकते हैं हम, जिससे कि हम ब्लड के फ्लो को बढ़ा सकते हैं, जिसमें कि हम कोरोनरी एंजियोप्लास्टी और स्टंट रिप्लेसमेंट देख सकते हैं। देखो इसको, कहाँ देखोगे, यहाँ देखो। और एक और चीज है उसके बाद, एक और सेकंड सर्जरी हमारे पास है जिसको हम CABG बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफी। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टंट की बात करेंगे। क्या करेंगे, तो एक सर ये सर ये एक स्ट्रक्चर जा रहा है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर जाएगा, है ना।
balloon on the tip of their catheter is inflated to widen the blocked artery. बैलून क्या होगा, जाकर के इन्फ्लेट होगा जिससे कि आर्टरीज थोड़ी सी वाइड होगी, और उसके बाद हम ये उसकी हेल्प से स्टंट को हम क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे यहाँ पे, है ना। एक मेटल स्टंट होगा जो इस स्टंट को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लेस कर देंगे, जिसकी वजह से ये आर्टरी अब हमारी वाइडेंड रह जाएगी, और यहाँ क्या हो जाएगा, अब हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो वापस से रीएस्टैब्लिश हो गया। क्लियर है। तो ऐसा कुछ हम इसको हम यूज में ले सकते हैं। दूसरा, हमारा जो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफी की जब हम बात कर रहे थे उसमें क्या करते, तो सर हम अलग से ना ये जो कुछ आर्टरीज थी हमारी, इस आर्टरी में अगर कहीं पे अगर ब्लॉकेज हो गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया, ये देखो ये कुछ ब्लॉकेज दिखाने की, इंडिकेट करने की कोशिश की जा रही है। अब इस ब्लॉकेज से हील करने के लिए क्या किया सर, मैंने यहाँ से एक अलग से एक पाइप लिया और यहाँ से ले जाकर के जोड़ दिया, है ना। तो ऐसे ही कुछ बाईपास ग्राफी का हम यूज कर सकते हैं। या फिर आप यहां देख सकते हैं एक एग्जांपल, ये लेफ्ट वन में ये यहां से लेके आया, यहां पे अगर कुछ ब्लॉकेज मौजूद है इस एरिया में अगर कोई ब्लॉकेज मौजूद है तो यहां से एक अलग से एक पाइपलाइन लेकर हम आ रहे हैं और यहाँ पे ला करके जोड़ दे रहे हैं, तो इस एरिया की परफ्यूजन क्या होगी, वापस से रीएस्टैब्लिश होगी। तो ऐसा कुछ प्रोसेस हम इसमें कर सकते हैं। इन सबको हम वापस से डिस्क्राइब करने वाले हैं, या वापस से हम डिटेल स्टडी करेंगे हमारे आने वाले सेशन। जो अभी कार्डियोवैस्कुलर का जो सेशन अभी चल रहा है बच्चे, ये अभी खत्म नहीं हुआ। इसके बाद आपकी इस्केमिक हार्ट डिजीज लाइक अंजाना पेक्टोरिस और एमआई को पढ़ेंगे। एमआई में हम जब एमआई का जो पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तो इसके मैनेजमेंट को हम काफी अच्छे से हम पढ़ेंगे। अभी ये बिल्कुल पार्ट्स में ये वीडियो आता ही रहेगा आपके पास, हर 1-2 दिनों में आपको मिलता रहेगा। अभी हमने सीएडी देखा है, अगली क्लास में हम अंजाइना पेक्टोरिस देखेंगे, उसके बाद हम एमआई देखेंगे, डिसरिथमिया देखेंगे, कार्डियक फेलियर, और उसके बाद फिर हम कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक डेथ की भी हम इसमें कहीं ना कहीं की केस को भी हम इसमें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आपके साथ। तो अभी ये खत्म नहीं हुआ है कहानी, अभी तो बस शुरुआत है। अभी तो मैंने एक ये समा ही बांधा है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या, अभी बहुत कुछ मिलना बाकी है। तो बने रहिएगा। आप ये मत समझिएगा कि सर बिल्कुल फास्टली आप मैनेजमेंट को कवर अप कर दिए, ये तो बस एक समझो ये क्या था, एक क्या बोलते हैं उसको, प्रोटोकॉल था, या उसको क्या बोल सकते हैं, एक विध व्यवहार था हमारे लिए। ये करना जरूरी था, अगर ये कोई डिजीज कंडीशन पढ़े हैं तो उसकी मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करना, तो थोड़ा सा हमने इसको आपके सामने रखा। इसके हम अच्छे से हम बिल्कुल ये कवर अप करेंगे, इसके सारे मैनेजमेंट को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे जब हमारा एमआई तक हमारा जो पोर्शन है, जो प्रॉब्लम है वो खत्म ना हो जाए। क्यों? क्योंकि बच्चों जो भी ये सिनेरियो चल रहा है कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। शुरुआत सीएडी तक होता है, एंड कहीं ना कहीं कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक डेथ तक जाता है। तो हम इस चीजों को जब हम कवर अप कर लेंगे तो मैनेजमेंट एक साथ डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ एक वीडियो अलग से बनाई जाएगी पूरे की पूरी इसकी मैनेजमेंट। वेरी गुड। तो बने रहिए हमारे साथ। एसआरएम लेक्चर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप जरूर हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, मिलते हैं, उनके पास नंबर मौजूद है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।